तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीपीएससी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने अभी तक ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी वाले सेक्शन सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट वेक्टर स्पेसेस पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 है 2011 वाले पेपर में, इफ अ वेक्टर स्पेस V हैज अ बेसिस ऑफ n वेक्टर, कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है, उसकी बेसिस में जो वेक्टर्स की तादाद है वो n है। देन वो कहता है कि एवरी बेसिस ऑफ V, के V की जितनी भी बेसिस हैं मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली हाउ मेनी वेक्टर्स, कि V की जितनी भी बेसिस हैं उनमें वेक्टर्स की तादाद कितनी होगी। तो ऑप्शन हैं आपके पास n+1, n-1 एंड नन ऑफ दीज। अब इसके लिए रेफरेंस के लिए हमारे पास थ्योरम है। तो थ्योरम है रेफरेंस के लिए, फॉर एनी वेक्टर स्पेस V, की अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V है, देन क्या होगा कि एनी टू बेसिस ऑफ V हैव सेम कार्डिनलिटी, कि अगर उसकी बेसिस एक से ज्यादा है, जितनी भी बेसिस हैं उनमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो हमेशा सेम रहेगी। अब क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें वेक्टर स्पेस V है, उसकी बेसिस है n, तो क्या होगा कि जितनी भी बेसिस होंगी V की, उनमें जो एलिमेंट्स की तादाद होगी या उनकी कार्डिनलिटी होगी वो भी n ही रहेगी, फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू vr इन Rn इज सेड टू बी इफ द वेक्टर इक्वेशन हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप इसमें कुछ करेक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। इन ब्रैकेट्स की कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिकली आपके पास वेक्टर्स हैं, और यहाँ पे जो बेसिकली उसने कहा हुआ है Rn, तो वेक्टर स्पेस यहाँ पे कोई भी हो सकती है, इन जनरल कोई भी वेक्टर स्पेस है उसके लिए डेफिनेशन होल्ड करती है। और इफ द वेक्टर इक्वेशन हैज द ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो P है ये P नहीं, एक्चुअली ये भी आ रही है, हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब अगर आप देखते हैं ऑप्शंस को, तो यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट, बेसिस एंड लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है बेसिकली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की। तो आपके पास ये ऑप्शन हो गई लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हम इसकी बात करें बेसिस की, तो हर सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, वो वेक्टर स्पेस की बेसिस जरूरी नहीं है कि वो बन जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो जस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो सेट जो है वेक्टर स्पेस को जनरेट ना कर सके, तो बेसिस नहीं बनेंगी। और लीनियरली डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन चुका है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एन n बाय n मैट्रिक्स, के आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाय n है और उसकी आइगन वैल्यूज जो है ना वो डिस्टिंक्ट है और उनकी तादाद भी n है। तो आपने उस मैट्रिक्स के बारे में बताना है, क्या वो डायगोनलाइजेबल है, सिमिलर है, नॉट डायगोनलाइजेबल। तो इसके लिए रेफरेंस के लिए हमारे पास थ्योरम है, एन n बाय n मैट्रिक्स कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाय n है और जो उसकी आइगन वैल्यूज हैं उनकी तादाद भी n है एंड वो डिस्टिंक्ट हैं, तो उनमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और उनकी तादाद भी n ही होगी। अब हमने नेक्स्ट एक थ्योरम की रेफरेंस भी देना है। थ्योरम है नेक्स्ट जो है कि अ मैट्रिक्स with n linearly independent eigenvectors is diagonalizable। तो अगर आप इन दोनों थ्योरम्स को देखें, सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाय n है और जो उसकी आइगन वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और उनकी तादाद भी n है, तो क्या होगा कि उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे जिनकी तादाद भी n ही होगी। अब नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं तो वो वाला मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होगा। तो डायगोनलाइजेबल आपका मैट्रिक्स होगा, ये आपके ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, लेट t फ्रॉम u टू v, t जो है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस u है फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड f। तो वो कहते हैं ऑप्शंस आपके पास हैं, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको देखें, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t प्लस r ऑफ t। अब ये गलत है, यहाँ पे डायमेंशन आना चाहिए
और इज इक्वल टू 2n। नेक्स्ट वो कह रहा है डायमेंशन, इनके जो डायमेंशन का सम है वो n स्क्वायर है, इधर कह रहा है इन दोनों के डायमेंशन का जो सम है वो n है। अगर आप इसकी स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे तो ये रैंक नलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, डायमेंशन ऑफ n ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t इज इक्वल टू n। अगर आपके पास ये वेक्टर स्पेसिस गिवन है और u के जो डायमेंशन है वो n है, तो उसके लिए जो रैंक नलिटी थ्योरम है वो ये बन जाएगा। तो आपके अगर आप इसको देखें तो ये ऑप्शंस मौजूद है आपके पास, ये करेक्ट ऑप्शन है आपकी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है द स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द आइगन वैल्यूज। कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज है, आपने बताया उनकी आइगन वैल्यूज सेम हो सकती हैं, डिफरेंट हैं, यूनिक हैं या नन ऑफ दीज। अब मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज निकालें या उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज निकालें, दोनों का जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा वो सेम ही होगा। तो जो लैम्डा आपके पास आइगन वैल्यूज हैं वो रूट्स दोनों में सेम ही रहेंगे। तो मैट्रिक्स और जो उसका ट्रांसपोज है उनकी आइगन वैल्यूज सेम ही रहती हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है सेम। और अगर आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उसकी आइगन वैल्यूज होते हैं। और अगर आपके पास मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज अगर लैम्डा है और जो A का इन्वर्स है अगर आपने उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है तो वो 1/λ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है द सेट S। आपके पास एक सेट S है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं R स्क्वायर के। वो कहता है आपने बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं या बेसिस हैं। अब ऐसा सेट जिसमें भी 0 वेक्टर आ जाए वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। तो अगर आप इसको डेफिनेशन से देखना चाहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो हम ये करते हैं इसके साथ कोएफिशिएंट जो है आप इसके साथ आप कोएफिशिएंट 0 लगाएं, नेक्स्ट के साथ भी 0 लगा लें और इस 0 वेक्टर के साथ आप कोई भी नॉन ज़ीरो जो है ना वो कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। अगर हम 5 लगा लें तो कॉम्बिनेशन जो है आपके पास 0 बन जाएगा। लेकिन आप ये देखें ये जो कोएफिशिएंट्स हैं 0, 0 एंड 5 ये तीनों 0 नहीं है, इनमें से हमें एक कोएफिशिएंट जो नॉन ज़ीरो मिल गया। ये सेट ऑफ वेक्टर जो है इसका कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, लेकिन अगर इसके कोएफिशिएंट सारे के सारे 0 होते तो फिर हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब हमें एक ऐसा कोएफिशिएंट मिल रहा है जो नॉन ज़ीरो है, तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर ये बेसिस नहीं बन सकता, क्योंकि बेसिस जो है बेसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है लेट x एंड y बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड f। x और y दो वेक्टर स्पेसेस हैं और जो x के डायमेंशंस हैं m है, y के जो डायमेंशंस हैं वो n है। देन हमने डायमेंशंस बताने हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ x एंड y। अब सबसे पहले तो हमें इसको देखना है कि ये क्या है होमोमॉर्फिज्म ऑफ x एंड y। इसका मतलब है कि सेट ये जो वेक्टर स्पेस x है इससे वेक्टर स्पेस y तक जितनी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनका जो सेट है वो अगेन एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड f। अब हमने इस वेक्टर स्पेस के डायमेंशंस बताने, तो इसके लिए थ्योरम हमारे पास है, यही थ्योरम है, स्टेटमेंट है ये थ्योरम की कि अगर आपके पास x और y वेक्टर स्पेसेस हैं फील्ड f पे, आप x के डायमेंशंस m हैं, y के डायमेंशंस n हैं, देन ये जो वेक्टर स्पेस है इसके जो डायमेंशंस हैं वो x वेक्टर स्पेस और जो y वेक्टर स्पेसेस हैं उनके डायमेंशंस का प्रोडक्ट है। तो x के जो डायमेंशन है वो m है, y के n है, तो प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा mn। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपकी ए ऑप्शन।